जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। तो देखिए, वी वर स्टडिंग द पोम द ट्रीज एंड वी हैव completely understood the detailed explanation, symbolic and literal meaning, and the summary and central idea of the poem the trees. Now it's time to attempt some questions based on the poem the trees. So in this video we are going to solve the questions. तो इस वीडियो में हम जो है इस पोम का द ट्रीज पोम पे जो क्वेश्चंस और आंसर्स है उनको सोल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी मूव फॉरवर्ड टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहली स्टेंजा में फाइंड करो मतलब पता लगाओ। थ्री थिंग्स, वो तीन चीजें, दैट कैन नॉट हैपन, हैपन का मतलब हो सकती है, जो कि नहीं हो सकती है, इन अ ट्रीलेस, ट्रीलेस मतलब जहां पर कोई भी पेड़ नहीं है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी तीन चीजें बताओ जो कि एक पेड़ विहीन जंगल में कभी नहीं हो सकती। ओके, तो हमने पोम को पढ़ा है। एंड द राइटर इन द फर्स्ट स्टेंजा mention these three things that cannot happen in a treeless forest. The first thing is that no bird can sit on a tree because the forest is without trees. There isn't any tree. Okay, forest is completely treeless. And the second thing is that no insect can hide because there isn't any tree. So, an insect cannot hide itself in the shadow of a tree. And the third and final thing is that the sun can't uh, bury its feet in the shadow of the trees. Reason is the same. Okay, तो पढ़ते हैं इस आंसर को। द फर्स्ट थिंग इज दैट, पहली वो चीज है, वो क्या है कि दैट नो बर्ड कैन सिट ऑन अ ट्री, कि कोई भी पक्षी जो है वो पेड़ पर नहीं बैठ सकता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि द फॉरेस्ट इज ट्रीलेस, क्योंकि वो जंगल जो है वो पेड़ विहीन है, वहां पर कोई भी पेड़ नहीं है। पहली चीज तो ये है जो नहीं हो सकती। द सेकंड थिंग इज दैट, और दूसरी चीज क्या है, दैट नो इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब कीट पतंगे वगैरह, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। नो इंसेक्ट कैन हाइड, और कोई भी इंसेक्ट जो है वहां पर हाइड यानी कि छुप नहीं सकता है, अपने आप को छुपा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि द फॉरेस्ट इज ट्रीलेस, देयर इजंट एनी ट्री। द थर्ड थिंग, और थर्ड और फाइनल थिंग क्या है, दैट द सन, कि सूर्य जो है कैन नॉट बेरी, बेरी मतलब दफना सकता है या जमीन में गाड़ सकता है, इट्स फीट अपने पैरों को, इन दी शेडो, शेडो का मतलब छाया, ऑफ द ट्रीज। तीसरी चीज ये है कि सूर्य भी जो है अपने पैरों को पेड़ की छाया के बीच में गाड़ नहीं सकता है। इसका मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो जो है पेड़ की छाया से होकर नीचे जमीन तक नहीं जा सकती है। ओके, सो द पोइट मीन्स बाय द सन्स फीट इज सनलाइट। ओके, द मीनिंग ऑफ सन्स फीट इज सनलाइट हियर। ओके, तो सूर्य के पैर का मतलब है सूर्य की किरणें, द रेज ऑफ सन। ओके, द सन रेज, द सनलाइट, या सूर्य की जो भी रोशनी आती है वो। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स, व्हाट पिक्चर मतलब कौन सी तस्वीर या पिक्चर, डू दीज वर्ड्स ये शब्द, क्रिएट, क्रिएट मतलब निर्माण करते हैं, बनाते हैं, इन योर माइंड आपके दिमाग में ये शब्द कौन सी तस्वीर को उभार कर लेकर आते हैं, कौन से शब्द जो कि पोम में आए हैं। ये वाली लाइन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइन सन बेरी, बेरी मतलब गाड़ना या दफनाना किसी चीज को, इट्स फीट अपने पैर, इन द शेडो छाया में, सन जो है अपने पैर को जो है वो न अपने पैरों को गाड़ नहीं सकता, दफना नहीं सकता। एंड हमने इसका ट्रांसलेशन इसके आंसर में पहले ही पढ़ लिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सन्स फीट। द मीनिंग ऑफ सन्स फीट इज
द रेज ऑफ सन, द सन रेज, द सनलाइट। ओके, इसका मतलब है सूर्य की किरणें और सूर्य की रोशनी। व्हाट कुड द पोइट मीन, कवि का क्या मतलब हो सकता है बाय द सन्स फीट, सूर्य के पैरों से कवि का क्या मतलब है? तो सूर्य के पैरों से कवि का मतलब है कि सूर्य की सनलाइट और सनरेज। ठीक है, तो हम इसे नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि, ठीक है, तो देखें आंसर इसका, दीज वर्ड्स, ये शब्द प्रेजेंट द सन, प्रस्तुत करते हैं सूरज को, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव के रूप में हमारे सामने ये शब्द जो है सूरज को प्रस्तुत करते हैं। कौन से? सन्स फीट, क्योंकि सूरज के पैर नहीं होते हैं, एक मानव के पैर होते हैं। तो कवि क्या कहना चाह रहा है? एक तरह से सूरज को ही वो ह्यूमन बीइंग बताना चाह रहा है। द पोएट इज ट्राइंग टू टेल द सन, प्रेजेंट द सन एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, विलिंग, विलिंग मतलब इच्छा कर रहा है, जिसकी क्या इच्छा है? टू हाइड इट सेल्फ, हाइड मतलब छिपा लेना, इट सेल्फ मतलब अपने आप को, अंडर द शेडो ऑफ द ट्रीज, शेडो मतलब छाया। तो मतलब इस पूरी लाइन का मतलब ये हो गया कि ये शब्द जो है सूरज को एक ह्यूमन बीइंग, मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो कि अपने आप को पेड़ों की छाया के बीच में अपने पैरों को छिपा लेना चाहता है। ठीक है, सेकंड लाइन देखते हैं, बट इट कैन नॉट डू सो, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाता है, बिकॉज द फॉरेस्ट इज ट्रीलेस, क्योंकि वो फॉरेस्ट जो है वो ट्रीलेस है। देर इजंट एनी ट्री लेफ्ट इन द फॉरेस्ट, बिकॉज ऑल द ट्रीज आर हेल्ड कैप्टिव इन द हाउस, क्योंकि सारे के सारे पेड़ तो कहाँ पर है? घर पर है, और उनको पकड़ के वहां पे रखा हुआ है। दैट्स वाई all the trees are trying their best to make themselves free। ठीक है, आगे देखते हैं, द मीनिंग ऑफ द सन्स फीट, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था कि सन्स फीट इस शब्द का मतलब क्या है? सन्स फीट, फीट मतलब पैर और सन्स मतलब सूरज के, सूरज के पैरों से यहाँ पर मतलब क्या है? तो सूरज के पैरों से सीधा मतलब है सन रेज और सनलाइट। ठीक है, सनलाइट भी लिख सकते हो, सन रेज भी लिख सकते हो। द मीनिंग ऑफ द सन्स फीट इज सनलाइट, सनस्फीट का मतलब है सनलाइट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बचे हैं, पढ़ते हैं, वेयर आर दी ट्रीज इन दी पोम, वेयर का मतलब कहाँ, ये पेड़ कहाँ पर है इस पोम के अंदर, कहाँ पर बताए गए हैं? वे एक हाउस के अंदर बताए गए हैं। वॉट डू देयर रूट्स, और उनकी जो जड़ें, रूट्स, ट्विग्स, ट्विग्स मतलब टहनियां, एंड लीव्स और उनकी पत्तियां डू करती है, मतलब इस पोम के अंदर पेड़ कहाँ पर बताए गए हैं, और उनकी जो जड़ें हैं, उनकी जो टहनियां हैं और उनकी जो पत्तियां हैं वो क्या करती हुई इसमें बताई गई है। तो तीनों ही चीजें पोइट ने हमें बताने का प्रयास किया है। जैसे कहता है ना, द रूट्स are trying their best to disengage themselves from the cracks of the floor, जड़ें जो हैं वो अपने आप को फर्श की जो दरारें हैं उनसे डिसंगेज करने का प्रयास कर रही है, मतलब वहां से हटने का प्रयास कर रही है। और ट्विक्स क्या होती है? ट्विक्स जो है बिल्कुल स्टिफ, स्ट्रेच हो जाती है टुवर्ड्स द ग्लास। और फिर इसके अलावा लीव्स क्या करती है? लीव्स जो है वो इसकी लीव्स, द लीव्स आर स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द ग्लास, वो स्ट्रेच होकर ग्लास की तरफ जा रही है, और ट्विक्स जो है बिल्कुल स्टिफ हो गई है, बिल्कुल तन गई है। ठीक है, ये चीजें उसने बताई है पोइट ने इसमें। तो पढ़ लेते हैं इसको कंप्लीट आंसर। द ट्रीज, पेड़, आर इन अ हाउस, कहाँ पर है? एक घर के अंदर है। द रूट्स मतलब जड़ें, आर ट्राइंग हार्ड, बहुत कठोर प्रयास कर रही है, टू मेक देम सेल्स, अपने आप को फ्री, अपने आप को आजाद कराने के लिए बहुत कठोर प्रयास कर रही है। कहां से? फ्रॉम दी क्रैक्स ऑफ दी फ्लोर, उस फर्श के अंदर जो दरारें आई हुई हैं उनमें से अपने आप को मुक्त कराने का कठोर प्रयास कर रही है जड़ें। ठीक है, ये तो हो गया रूट्स का काम। दूसरा, द लीव्स, लीव्स क्या कर रही है? द लीव्स आर स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द ग्लास, वो जो लीव्स हैं वो स्ट्रेच हो रही है, किसकी तरफ? ग्लास की तरफ, यानी विंडो में, खिड़की में जो कांच लगे हैं उनकी तरफ वो बढ़ रही है। ठीक है, पॉसिबली इन सर्च ऑफ लाइट, क्योंकि पत्तियां जो है किधर जाती हैं? प्रकाश की तरफ जाती हैं।
तो वे प्रकाश की सर्च में, सनलाइट की सर्च में जो है विंडो ग्लास की तरफ बढ़ रही। और टेनिया द ट्वीक्स हैव बिकम स्टिफ, बिकम का मतलब हो गई है, स्टिफ मतलब बिल्कुल तन कर सीधी हो जाना। ड्यू टू दी, ड्यू टू का मतलब के कारण, ड्यू टू दी टायरिंग, टायरिंग मतलब थका देने वाला, एफर्ट्स मतलब प्रयास, ठीक है। तो क्या कर रही है ट्वीक्स, द ट्वीक्स हैव बिकम स्टिफ ड्यू टू दी एग्जॉस्टिंग, ड्यू टू दी टायरिंग एफर्ट्स दे हैव बीन डूइंग ऑल नाइट। उस प्रयास के कारण जो वो सारी रात कर रही है, उसके कारण वो तनकर बिल्कुल सीधी हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। What does the poet compare their branches to? ब्रांचेस मतलब उनकी शाखाएं पेड़ों की। पोइट जो है उनकी शाखाओं को किससे कंपेयर करता है, उनकी तुलना वो किससे करता है? तो हमने पोम में पढ़ा है कि वो उसकी तुलना जो है न्यूली डिस्चार्ज्ड हाफ डेज्ड पेशेंट से करता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द पोइट कंपेयर्स, तुलना करता है द ब्रांचेस, उन ब्रांचेज की, टू दी न्यूली डिस्चार्ज, नए नए अभी डिस्चार्ज हुए हैं, हाफ डेज्ड जो कि आधे बोध चक्के से आधे सरप्राइज्ड हैं, पेशेंट्स, पेशेंट्स मतलब मरीज, ठीक है। तो पॉइंट जो है नए नए हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज होकर आते हैं पेशेंट्स, वो हाफ डेज्ड होते हैं, हाफ सरप्राइज्ड होते हैं, आधे बहुत चक्के से होते हैं, उन पेशेंट्स से उन्होंने जो है ब्रांचेस की तुलना की है। बिकॉज ऑल द ट्रीज आर स्टम्बलिंग एंड दे ऑल आर ट्राइंग टू मूव आउट इनटू द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, ठीक है। वे सभी जो है लड़खड़ा कर चल रहे हैं लेकिन फिर भी वो जंगल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाउ डज द पोइट, किस तरह से, कैसे पोइट डिस्क्राइब द मून, मून को किस तरह से वर्णन करता है, मून का जो वर्णन है वो कैसे करता है पोइट, कहां पर, दो सिचुएशन में। फर्स्ट तो एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, ऑफ द थर्ड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा जो है उसकी शुरुआत में तो कैसे उसका डिस्क्राइब करता है, एंड एट इट्स एंड, और इसी स्टेंजा के फोर्थ लास्ट में जो है वो उसको कैसे डिस्क्राइब करता है। दो जगह पे मून का डिस्क्रिप्शन किया है पोइट ने, तो दोनों ही जगह पे उसने मून को किस तरह से डिस्क्राइब किया है, ये है अपना क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन इसमें ऐड है कि व्हाट कॉजेज दिस चेंज, और ये चेंज किस कारण से आया है, ये जो परिवर्तन मून में आया है वो किस कारण से आया है, ठीक है। ये जो सिचुएशन चेंज हुई है वो क्यों हुई है, दोनों ही जगह अलग अलग तरह से उसने डिस्क्राइब किया है। तो हम देखते हैं कि इन दी फर्स्ट सिचुएशन, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा द पोइट describes the moon, the whole moon is shining in the open sky, the night is fresh, okay। तो फर्स्ट एट द बिगनिंग तो वो कहता है कि जो चंद्रमा है वो पूरा का पूरा ही चमक रहा है और नाइट बिल्कुल फ्रेश है, ओपन स्काई, खुला हुआ आसमान है वहां पर, ठीक है। और जो एट द लास्ट में जो एंड में जो मून को डिस्क्राइब करता है, तो पोइट कहती है कि द मून हैज ब्रोकन इनटू पीसेस लाइक अ मिरर, जो ये चंद्रमा है ये टूट गया है एक आईने की तरह और टुकड़े टुकड़े हो गया है। एंड सी कंपेयर्स दीज पीसेस टू द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और ये जो टुकड़े हैं उनको वो किससे तुलना करती है, एक मुकुट से तुलना करती है, जो कि सबसे लंबा जो बलूत का पेड़ है, ओक का पेड़ है, उस पर वो एक मुकुट की भांति चमक रही है, इस तरह से वो कहती है, ठीक है। देखते हैं। एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में, द पोइट डिस्क्राइब्स, पोइट वर्णन करती है, दैट द होल मून इज शाइनिंग, कि पूरा का पूरा चंद्रमा, शाइनिंग मतलब चमक रहा है, इन दी ओपन स्काई, खुले आसमान में चमक रहा है, ठीक है। एट द एंड, और लास्ट में, वी फाइंड, हम पाते हैं, फाइंड का मतलब हम पाते हैं, दैट कि द मून हैज ब्रोकन, मून टूट गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया, इनटू पीसेज, मून जो है टूटकर टुकड़े टुकड़ों में बिखर गया है, लाइक अ मिरर, एक आईने की तरह, और ये सभी टुकड़े एक मुकुट के समान जो है बलूत के पेड़ में चमक रहे हैं। ये लाइन में आगे लिख देता हूं इसमें।
These pieces are shining like a crown of the tallest oak. ठीक है, मैंने पहले ये पढ़ के बता दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। What happens to the house? Happens मतलब होता है, घर को क्या हो जाता है? When जब the trees move out of it, जब पूरे के पूरे पेड़ जो है वहां से मूव आउट कर जाते हैं तो फिर उस घर को क्या हो जाता है? तो हम देखते हैं कि घर बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि वहां पर अब किसी तरह की एक्टिविटीज नहीं है, किसी तरह की विस्पर्स नहीं है, किसी तरह का कोई सफलिंग स्टम्बलिंग और किसी तरह का कोई एफर्ट्स जो है ट्रीज और प्लांट्स वहां पर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल हैव मूव आउट फ्रॉम द हाउस इनटू द फॉरेस्ट, दे ऑल हैव जॉइंड द फॉरेस्ट। ठीक है, आंसर में देखते हैं। द हाउस बिकम साइलेंट, हाउस क्या हो जाता है? पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। ऑल दी एक्टिविटीज, और सारी की सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की, कम टू एन एंड, वो सब समाप्ति की ओर आ जाती है, सारी की सारी गतिविधियां समाप्त हो जाती है। ऑल दी विस्पर्स एंड एफर्ट्स, विस्पर्स मतलब कानाफूसी, एंड एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब प्रयास जो वो ट्रीज कर रहे हैं, टू मेक देमसेल्व्स फ्री, टू डिसंगेज देमसेल्व्स, ओके, वो सारे के सारे ओवर वहां पे समाप्त हो जाते हैं। द पोइट कैन हियर, पोइट यहाँ पर सुन सकती है, स्मेल, स्मेल सुगंध ले सकती है, नथिंग किसी भी चीज की नहीं। तो मतलब पोइट वहां पर न तो कोई चीज सुन सकती है, अब नहीं किसी चीज की स्मेल वहां पर आ रही है, क्योंकि पहले तो क्या है, वो पोइट जितने भी ट्रीज थे वो वहां पर कोशिश कर रहे थे, उनकी आवाजें आ रही थी, है ना, और उनकी सुगंध भी उनको आ रही थी, लेकिन अब जो है सारे के सारे ट्रीज जो है वो जंगल में जा चुके हैं, इसलिए एवरीथिंग इज साइलेंट, नथिंग इज लेफ्ट देयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डज द पोम प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर? प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करती है, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब द्वंद्व, ठीक है, बिटवीन मैन एंड नेचर, क्या ये कविता मानव और प्रकृति के बीच में संघर्ष को दिखाती है, द्वंद्व को दिखाती है, दोनों के बीच में? कंपेयर इट, और इसे कंपेयर करना है आपको विद कौन सी पोम से? अ टाइगर इन द जू, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जिसे हमने पहले ही पढ़ लिया है, उस पोम के साथ इस पोम को हमें कंपेयर करना है कि दोनों में क्या समानता है। ठीक है, इज द पोइट सजेस्टिंग, क्या पोइट इस बात को सजेस्ट करना चाह रही है, इस बात को दिखाना चाह रही है, दैट द ट्रीज, कि वो जो पेड़ हैं, आर इम्प्रिजन्ड, ये सारे के सारे पेड़ जो है कैद करके रखे हुए हैं, इम्प्रिजन्ड का मतलब जेल में किसी को कैद करके रखना, क्या ये सारे के सारे पेड़ जो है जेल में बंद करके रख दिए हैं, कैद करके रखे हुए हैं, नीड टू ब्रेक आउट, और उनको वहां से छुड़ाने की जरूरत है, ब्रेकआउट मतलब किसी चीज को ब्रेकआउट करके वहां से भाग निकलना, और उनको वहां से कैद से आजाद कराने की आवश्यकता है, क्या इस बात को पोइट सजेस्ट करना चाह रही है? तो बिल्कुल ऐसा है, इस पोम में ऐसा ही दिखाया है, द पोइट इज ट्राइंग टू प्रेजेंट द सेम। ओके, तो चलते हैं आगे, इसका आंसर देखते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। यस द पोम, यस द पोम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, हाँ ये कविता इंसान, मानव और प्रकृति के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व को प्रकट करती है। वी स्नैच, स्नैच मतलब छीन लेना किसी चीज को, वी स्नैच द फ्रीडम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स बाय कीपिंग देम इन द जूस, हम जो है फ्रीडम को छीन लेते हैं, वाइल्ड एनिमल्स की, जंगली जानवरों की जो आजादी है उसे हम छीन लेते हैं, कैसे? बाय कीपिंग देम इन दी जूस, उनको चिड़ियाघर में डालकर हम उनकी आजादी को छीन लेते हैं, जैसा कि हमने वी हैव स्टडीड दिस थिंग इन दी पोम अ टाइगर इन जू। ठीक है, वी डेकोरेट आवर हाउसेस विथ ट्रीज, प्लांट्स एंड फ्लावर्स, हम हमारे घरों को डेकोरेट करते हैं मतलब सजाते हैं, किस चीज से? ट्रीज से, प्लांट से और फ्लावर से। वेरेज, वेरेज मतलब जबकि, वी कट डाउन, हम काट देते हैं, द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, हम जंगलों के पेड़ों को तो काट देते हैं और हमारे घरों को जो है
हम अलग अलग टाइप के ट्रीज प्लांट्स और फ्लावर्स से डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा डबल स्टैंडर्ड है। ओके, इन दिस वे, इस तरह से, वी हैव बिट्रेड द ट्रीज, बिट्रेड का मतलब धोखा दिया है हमने, ठीक है। द ट्रीज टू, इस तरह से हमने पेड़ों को भी धोखा दिया है। न केवल हमने वाइल्ड एनिमल्स को, बल्कि हमने पेड़ों को भी धोखा दिया है। इस तरीके से हमने जंगली जानवरों के साथ साथ इस प्रकृति के साथ भी हमने चीट किया है। वी हैव डिसीव्ड, वी हैव बिट्रेड, वी हैव चीटेड not only the wild animals but also the trees and environment and nature. both trees and animals, दोनों ही, both का मतलब दोनों ही, पेड़ और जानवर, आर आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक और हैबिटेट का मतलब रहने का स्थान, आउट ऑफ का मतलब बाहर कर दिए गए हैं। तो इस तरह से दोनों ही, पेड़ और जंगली जानवर दोनों को ही हमने उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर कर दिया है। तो इस तरह से हमने जो है प्रकृति के साथ भी धोखा किया है और जानवरों के साथ भी धोखा किया है, ठीक है। वी हैव स्नैच्ड देयर फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, देखो। वॉट न्यू मीनिंग्स इमर्ज, न्यू मीनिंग मतलब नया अर्थ, इमर्ज मतलब प्रकट होता है, फ्रॉम द पोम, इस कविता से क्या नया अर्थ प्रकट होता है। इफ यू टेक इट्स ट्रीज, अगर आप इनके पेड़ों को, टेक मतलब किस रूप में लेते हो, टू बी सिंबॉलिक, सिंबॉलिक मतलब प्रतीक के रूप में, ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव मानवों के प्रतीक के रूप में अगर आप पेड़ों को लेते हो, तो इस पोम से नया अर्थ क्या निकलता है। कहने का मतलब यूं है कि अगर हम ये जो पेड़ इसमें बताए गए हैं उनको एक तरह से यूं माने कि ये मानवीय इंसान, ये खुद हम ही है, तो इस पोम का दूसरा क्या अर्थ निकलेगा, यानी कि सिंबॉलिक मीनिंग क्या होगा इस पोम का। ओके, तो हम वैसे पढ़ भी चुके हैं, इसका सिंबॉलिक मीनिंग यही होगा कि जिस तरह से ये पेड़ कैद है, इम्प्रिजन्ड है, एंट्रैप्ड है, उसी तरह से हम इंसान भी जो है वो सोशल बॉन्ड्स में, सोशल ऑब्लिगेशंस में और कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस में हम भी जो है एंट्रैप्ड है, इम्प्रिजन्ड है। और वी ऑल वांट टू मेक आवरसेल्व्स फ्री फ्रॉम ऑल दीज बॉन्डेज एंड रिस्ट्रिक्शंस। ओके, वी वांट टू breathe in the open air. Okay, everybody wants freedom in his life and everybody want to live his life and enjoy it, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, इफ वी टेक द ट्रीज, अगर हम पेड़ों को लेते हैं एज द सिंबल ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर हम पेड़ों को जो है मानव का सिंबल मान लेते हैं, द न्यू मीनिंग ऑफ द पोम, तो जो पोम का नया मीनिंग है इज दैट वो है, वी ऑल आर इम्प्रिजन्ड एंड ट्रैप्ड, ये यहाँ पे ओब्लिक है, इम्प्रिजन्ड यानी कि कैद है, और एंट्रैप्ड का मतलब भी किसी ट्रैप में फंस जाना, जाल में फंसे हुए हैं, दोनों में से एक शब्द लिख सकते हो आप। तो हम सभी जो है इम्प्रिजन्ड है या एंट्रैप्ड है, हम सब भी कैदी हैं और एक जाल में फंसे हुए हैं, इन द सोशल bonds, in the social obligations, in the social duties and other types of things। हम सब भी इन सब चीजों में बंधे हुए हैं और हम सब इनसे आजाद होना चाहते हैं। We too want to be free from all these things। हम सब भी इनसे आजाद होना चाहते हैं, हम खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। We all wish to breathe in the open air, ठीक है। वी ऑल वांट टू एंजॉय आवर लाइव्स, हम सब हमारे जीवन को जो है पूर्णतया जीना चाहते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं उसका आंसर को। ये देखिए, obligations and duties, we are entrapped and imprisoned in the social obligations and duties। हम जो है सामाजिक बाध्यताओं और कर्तव्यों के बीच में जो है इम्प्रिजन हो गए हैं, उनमें हम आपस में बंध गए हैं, ठीक है। वी फील आवर सेल्स, हम अपने आप को महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं, सफोकेटेड, जैसे कि हमारा दम घुट रहा है, इस तरह से हम अपने आप को इन सभी सोशल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे हमारा दम घुट रहा है। वी वॉन्ट टू बी फ्री, और हम फ्री होना चाहते हैं, फ्रॉम ऑल दीज बॉन्ड्स, हम इन सभी बॉन्ड्स, बॉन्ड्स यानी बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। एंड ब्रीद, ब्रीद मतलब सांस लेना, इन दी ओपन एंड फ्रेश एयर,
हम खुली और ताजी हवा में सांस लेना चाहते हैं और इन सभी बंधनों से हमें मुक्त होना है। एवरीबडी इज yearning फॉर फ्रीडम। हर कोई यर्निंग का मतलब है किसी चीज की तीव्र इच्छा होना, लॉन्गिंग, डिजायर। ओके, हर कोई जो है आजादी चाहता है, आजादी की इच्छा कर रहा है, उसे तीव्र इच्छा हो रही है इन सभी बंधनों से मुक्त होने की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द पोम इंस्पायर ह्यूमन बीइंग्स। इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना किसी को। ये पोम जो है ह्यूमन बीइंग्स को किस तरह से प्रेरित करती है, तो ये हमें क्या प्रेरणा देती है, केवल एक लाइन में बोले तो ये पोम जो है हमें एनवायरनमेंट, नेचर और फॉरेस्ट को बचाने का मैसेज देती है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करने का संदेश हमें देती है। ठीक है, द पोम has given us a nice message to plant more and more trees, to save and protect our environment, okay, and to have sympathy toward the nature। ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, द पोम इंस्पायर्स अस, ये पोम हमें प्रेरित करती है, टू हैव सिंपैथी, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, टुवर्ड्स द ट्रीज, ये हमें पेड़ों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित करती है। एंड और किस चीज के लिए, नॉट टू कट देम, उन्हें हम नहीं काटें, फॉर अवर सेल्फिशनेस, हम हमारे स्वार्थ की वजह से उनको नहीं काटे, इस चीज की प्रेरणा ये पोम हमें देती है। ठीक है, इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब के बजाय, वी शुड, इसके बजाय वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। ग्रो का मतलब उगाना, प्लांट करना। टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट्स, हमारे जंगलों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ये इस फॉर्म का मैसेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द ट्रीज इन द पोम द ट्रीज। व्हाट आर द ट्रीज, पेड़ क्या है, इन द पोम कविता द ट्रीज में, इस कविता में पेड़ क्या है, कैसे मतलब है, वो किस चीज का सिंबल है ना। ऑफ व्हाट आर द सिंबल ऑफ दिस ट्रीज, तो हम इसे पढ़ भी चुके हैं। दिस ट्रीज आर द सिंबल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, जस्ट एज trees are entrapped, imprisoned in a house, in the same way we human beings want to be free from all the bondage, social obligations, duties and restrictions। Okay, because everybody wants freedom। ठीक है, इन दिस पोम, इस कविता में, द ट्रीज आर द सिंबल, ये पेड़ जो है प्रतीक है किस चीज का, ऑफ, बोथ यानी दोनों का, देन सेल्स अपने आप, यानी कि पेड़ों का खुद का भी प्रतीक है, एंड ह्यूमन बीइंग्स और मानवों के लिए भी प्रतीक है, दोनों ही इसके अर्थ निकल रहे इसमें। ट्रीज जो है वो खुद का भी प्रतीक है, जैसा कि पोम का नाम ही ट्रीज है, इसलिए इसका लिटरल मीनिंग तो ये निकलता है कि सीधे सीधे ये पोम है जो ट्रीज के बारे में बताई गई। लेकिन इनडायरेक्टली ट्रीज के थ्रू पोइट हमें जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में भी बताना चाह रही है। ओके, इन द इनडायरेक्ट वे द पोइट इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल अस अबाउट द सोशल ऑब्लिगेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, duties of human beings in which they are entrapped and imprisoned in the same way the trees are imprisoned। okay, जिस तरीके से पेड़ जो है एंट्रैप्ड है, उसी तरह से हम भी जो है इन सभी बंधनों में बंधे हुए हैं, इस चीज को पोइट जो है बताना चाह रही है ट्रीज के थ्रू। तो ट्रीज दोनों का ही प्रतीक है, न केवल खुद का बल्कि मानवों का भी प्रतीक है। अब इस लाइन को आगे पढ़ लेते हैं। तो लिखी हुई है लाइन, जस्ट एज द ट्रीज feel restless inside a house, in the same way human beings feel suffocated in the social bonds and want to break free from all the ties and bondage। तो ये है अपनी पोम का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप ये समझते हैं कि क्वेश्चन जो है इसमें ज़्यादा हो रहे हैं, तो हर पोम के साथ कुछ क्वेश्चन तो है, इतना तो हमें करना बनता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट एंड स्वीट करना चाहते हो तो पोम का
डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने के बाद हमने हर पोम की समरी करी है। अगर आप समरी को भी याद कर लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।